स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग जो है फुकाने बच्चों के लिए जो कि फुकाने का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हिस्ट्री, जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, तारीख कहते हैं। ठीक है, तारीख कहते हैं। और इस तारीख का पहला चैप्टर यानी हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में नेशनलिज्म का उरूज। ठीक है, इनके यानी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कहने का गर्ज ये है कि 2 नंबर वाले यानी 2 मार्क्स वाले यानी सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सवालों को पढ़ते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, पहला अगर सवाल देखें तो यहाँ पे पहला सवाल कर रहा है कि कौम परस्ती क्या है, यानी कौम परस्ती क्या है, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौम परस्ती किसी कौम से मोहब्बत क्या है, कौम परस्ती क्या है, किसी कौम से मोहब्बत है। आगे कहा जा रहा है कि कौम परस्ती अपनी कौम के जोग्राफियाई, नकाफती और मुआशरे में रहने वाले लोगों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद का एहसास कराता है। तो कौम परस्ती क्या है कि अपने यानी मुल्क के अंदर रहने वाले जितने भी कौम हैं उनके साथ मोहब्बत और इत्तेहाद का मतलब होता है एक साथ रहना ही क्या कहलाता है, कौम परस्ती कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए कहता है यह एक ऐसा जज्बा है जो दुनिया भर के हर मुल्क में एक जज्बात के तौर पर जिंदा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि और इसकी तरक्की को जदीद दुनिया में सियासी नशाते शानिया का नतीजा जो है समझा जाता है। तो यहाँ पे कौम परस्ती के बारे में हम लोग सिंपल ये समझेंगे, आसान भाषा में ये समझेंगे कि अपने कौम से मोहब्बत, इत्तेहाद ही क्या कहलाता है, कौम परस्ती कहलाता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। मैजनी कौन था? तो आइए मैजनी कौन था इनके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी कहा जा रहा है कि मैजनी कौन था। तो कहा जा रहा है कि मैजनी इटली में कौम परस्तों की एक खुफिया जमात है ना, खुफिया जमात कार्बोनरी का रुकन था। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि यानी ये जो मैजनी है, मैजनी कौन था? तो एक यानी खुफिया यानी क्या था, जमात था, यानी एक खुफिया यानी संगठन था जिसका नाम कार्बोनरी। उनके ये क्या थे, एक रुकन थे। एक रुकन का मतलब है उनका एक मेंबर था, एक सदस्य था। किसका? तो कार्बोनरी यानी जो संगठन था, एसोसिएशन था, उसका एक मेंबर था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक जनरल होने के अलावा वो जमहूरी नजरियात के हामी और अदीब है ना, अदीब भी थे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जनरल होने के साथ साथ ये एक क्या थे, तो ये एक लीडर भी थे, एक नेता भी थे। क्या थे? एक नेता भी थे। आगे देखिए क्या कर रहे हैं कि 1830 में इसने शहरी, ठीक है, शहरी तहरीकों के है ना जरिए शुमाली और वस्ती इटली में एक मुत्तहिद जमहूरिया कायम करने की कोशिश की। कहने का मतलब यह है कि 1830 में इन्होंने इटली के जो है एकीकरण, यानी कहने का मतलब इटली के जो अलग अलग हिस्से थे, प्रांत थे, यानी आप उसे स्टेट कह सकते हैं या फिर आप अलग अलग हिस्सा कह सकते हैं उसको, यानी इटली के हिस्सा यानी एक हिस्सा करने में भी ये बहुत ही क्या किए थे, मदद किए थे। ठीक है, आइए अगले सवाल को अब हम लोग देखेंगे। वियना कांग्रेस कब और किसके जरिए मुनक्किद हुई? चलिए अगला सवाल ये कर रहा है कि वियना कांग्रेस कब और किसके जरिए क्या हो मुनक्किद हुई। तो देखिए इसका जवाब ये लिखेंगे आप कि वियना कांग्रेस यूरोपीय सफीरों की एक कॉन्फ्रेंस थी। याद रखेंगे किसके? तो यूरोप के जो सफीर थे, सफीर कहते हैं राजदूत को, उनका क्या था, एक सम्मेलन था, एक क्या था, कॉन्फ्रेंस था। आगे कहता है कि जो सितंबर 1814 से जून 1815 तक वियना, ठीक है, वियना में मुनक्किद हुई थी। तो याद रखेंगे ये कांग्रेस ये कॉन्फ्रेंस जो है वियना को जो कांग्रेस का जो ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कब से कब तक हुआ था? तो याद रखेंगे सितंबर 1814 से जून 1815 तक। ठीक है, आगे कहता है यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो कहता है जिसकी सदारत का मतलब अध्यक्षता, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो कहता है ऑस्ट्रिया के सियासतदां मेटरनिक ने की थी। तो मेटरनिक के जरिया ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि वियना के जो है सफीरों के द्वारा, राजदूतों के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि 1814 से 1800 यानी 15 के बीच हुआ था। और इसका जो सदारत कौन किए थे? इसका सदारत जो है कौन किए थे? मेटरनिक ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
आप मैटरनिक एज से क्या समझते हैं? तो आइए मैटरनिक एज से हम लोग क्या समझते हैं इनके बारे में समझते हैं। तो कहता है यूरोपीय तारीख में 1815 से 1848 तक का दौर मैटरनिक दौर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि 1815 से लेकर यानी 1815 से लेकर 1848 तक कहाँ की बात किया जा रहा है? तो याद रखेंगे यूरोप की बात किया जा रहा है। में ये जो दौर था ना, ये दौर क्या कहलाता है? तो मैटरनिक यानी दौर कहलाता है। ठीक है, इसी को यानी हम लोग मैटरनिक दौर कहते हैं। और आगे कहता है कि वियना कांग्रेस और नेपोलियन बोनापार्ट की है ना शिकस्त के बाद इस निजाम के है ना क्याम को मैटरनिक निजाम के नाम से, ठीक है, जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि 1815 से 1848 का जो दौर है, उसी दौर को हम लोग मैटरनिक जो है ना एज कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग मैटरनिक एज कहते हैं। और आगे कहा कि वियना कांग्रेस है ना और जो नेपोलियन बोनापार्ट था, इनके शिकस्त के बाद का जो जितने भी दौर है यानी इस क्याम जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मैटरनिक एज कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आखिर सवाल को हम लोग देखते हैं। गैरीबाल्डी कौन था? आइए अगला सवाल क्या है, गैरीबाल्डी कौन था? तो अब इस सवाल में हम लोग जवाब देंगे कि गैरीबाल्डी कौन था। इसका जवाब हम लोग ये देंगे, कहेंगे जुसेप्पे गैरीबाल्डी, यानी इसका पूरा नाम है जुसेप्पे यानी गैरीबाल्डी, एक इतालवी कौन इतालवी कौम परस्त, ठीक है, इनकलाबी और फौजी रहनुमा थे। तो याद रखेंगे कि गैरीबाल्डी कौन थे? तो याद रखेंगे ये थे इतालवी कौम परस्त, यानी इतालवी यानी क्या थे? यानी समुदाय से ये क्या करते थे? बिलोंग करते थे। और इनकलाबी और फौजी यानी कहने का मतलब जो ये सेना भी थे। ठीक है, क्रांतिकारी या क्या थे? सेना थे, जिन्होंने इटली के इतिहाद में अहम किरदार है ना अदा किया। यानी इटली की एकीकरण में, यानी इटली के जो अलग अलग प्रांत थे उसको इटली में शामिल करने वाले ये बहुत ही अहम यानी किरदार है ना, किरदार यानी इसका था यानी इतिहाद करने में। ठीक है, इतिहाद करने में इसका अहम यानी किरदार था। कहता है कि वह 4 जुलाई 1807 को फ्रांस के शहर नीस में इतालवी नस्ल के एक खानदान में पैदा हुए। क्या हुए थे? है ना, पैदा हुए थे। तो याद रखेंगे कि इनका जन्म किनका जन्म? तो गैरीबाल्डी का जन्म जो था 4 जुलाई 1807 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस, यानी कौन सा देश में? फ्रांस में। और इस फ्रांस देश के किस शहर में? तो नीस शहर में हुआ था। और ये किस यानी नस्ल के थे? तो याद रखेंगे है ना इतालवी यानी नस्ल के खानदान में इसका जन्म हुआ था। और आगे देखिए कहते हैं कि गैरीबाल्डी सियासी सरगर्मियों और फौजी महमात का है ना मकसद एक इत्तेहाद और मुत्तहिद और आज़ाद इटली बनाना था। तो याद रखेंगे इसका एक ही मकसद था कि इटली गणतंत्र और स्वतंत्र दोनों हो जाए। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि इटली के यानी एकीकरण में भी इनका बहुत अहम यानी किरदार रहा, साथ ही साथ ये इटली को जो है गणतंत्र और स्वतंत्र बनाने में भी इसका अहम किरदार रहा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में, आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, तो उस वक्त आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।